हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे परीक्षा धाम पब्लिकेशन की एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा यूनिट 10 को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई आयोग की पुस्तक में से भारत निर्वाचन आयोग के भाग 4 की, जिसमें हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय स्तर के दलों की मान्यता हेतु आवश्यक शर्तें कौन कौन सी होती हैं। दोस्तों, यहाँ से हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। तो दोस्तों, यदि कोई भी दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनना चाहता है तो उसके लिए निम्न शर्तों के लिए जो हम 3 शर्तें पढ़ने वाले हैं उनमें से किसी एक शर्त को पूरा करना आवश्यक है। पहली शर्त है, यदि कोई दल लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनावों में 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है, इसके साथ ही वह किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त करता है, तब हम किसी दल को इस शर्त के आधार पर राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल की मान्यता दे सकते हैं। दोस्तों, हमने इसमें बात करी कि यदि कोई दल लोकसभा या विधानसभा के आम चुनावों में 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% एवं किसी राज्य अथवा राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त करता है, तो हम उस दल को या ऐसे दल को राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक दल की मान्यता प्रदान कर सकते हैं। और दोस्तों, यह मान्यता भारत निर्वाचन आयोग प्रदान करेगा। दोस्तों, यदि कोई दल यह शर्त स्वीकार नहीं कर पाता तो दूसरी शर्त यदि वह फॉलो कर लेता है तब भी उसको राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल की मान्यता दी जा सकती है, जो कि है यदि कोई दल कम से कम 3 विभिन्न राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 2% अर्थात 11 सीटें जीतता है। यदि कोई दल इतना कर दे कि वह 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा की 2% सीटें प्राप्त कर ले, तब भी उसके लिए राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल की मान्यता प्रदान की जा सकती है। इसके अलावा यदि कोई दल यह भी नहीं कर पाता, उसके पास एक विकल्प और है जिसके सहारे वह राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त कर सकता है। वह यह है कि यदि किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, तब भारत निर्वाचन आयोग उस दल को राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल की मान्यता प्रदान कर सकता है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर 3 कंडीशंस की बात करी। 3 कंडीशन में से यदि कोई दल एक भी कंडीशन पूरी करता है तब निर्वाचन आयोग द्वारा उसे राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल की मान्यता प्रदान कर दी जाती है। हम एक बार तीनों शर्तों को फिर से दोहराते हैं। दोस्तों, यदि कोई दल लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनावों में 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है, साथ ही साथ वह किसी राज्य अथवा राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त करता है, इस आधार पर उसको राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल की मान्यता प्रदान की जा सकती है। दूसरी शर्त, यदि कोई दल कम से कम 3 विभिन्न राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 2% सीटें जीत जाता है, तो उसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाती है। तीसरी शर्त, यदि किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है, तब हम उसको राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल की मान्यता प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ पर 3 शर्तों की बात करी। इन 3 शर्तों में से कोई भी राजनीतिक दल एक भी शर्त को फॉलो करता है, उसके लिए हम राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल की मान्यता प्रदान कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम कहने से मतलब है भारत निर्वाचन आयोग। अब हम बात करेंगे राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्ति के लिए शर्तों की। तो दोस्तों, दल ने राज्य की विधानसभा के लिए हुए चुनावों में कुल सीटों का 3% या 3 सीटें जो भी अधिक हो प्राप्त किया हो,
इस आधार पर किसी दल को हम राज्य स्तरीय राजनीतिक दल की मान्यता दे देते हैं। यदि कोई दल इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर पाता, तब वह लोकसभा में किए हुए आम चुनावों में दल ने राज्य के लिए निर्धारित प्रत्येक 25 लोकसभा सीटों में से एक सीट पर जीत दर्ज की हो, तब भी हम किसी दल को राज्य स्तरीय राजनीतिक दल की मान्यता दे देते हैं। इसके अलावा किसी राजनीतिक दल को इस आधार पर भी राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्रदान की जा सकती है कि वह राज्य में हुए लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में दल ने कुल वैध मतों के 6% मत प्राप्त किए हों तथा इसके अतिरिक्त उसने एक लोकसभा सीट या 2 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की हो। दोस्तों यहाँ पर या लिखा हुआ है, या तो एक लोकसभा सीट पर जीत दर्ज कर ले या 2 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर ले। दोस्तों यदि कोई दल इन 3 शर्तों को भी फॉलो नहीं कर पाता, तो उसके पास एक विकल्प और बचता है कि वह राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर ले। वह यह है कि राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा के लिए हुए चुनावों में दल ने कुल वैध मतों का 8% मत प्राप्त किया हो, तो इस आधार पर भी हम किसी दल को राज्य स्तरीय राजनीतिक दल की मान्यता प्रदान कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी सेम कंडीशन अप्लाई होती है। इन 4 शर्तों में से यदि कोई दल एक भी शर्त को पूरा करता है, तब हम उसके लिए राज्य स्तरीय राजनीतिक दल की मान्यता प्रदान कर देते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं चुनाव के प्रकारों की। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे आम चुनाव की। दोस्तों प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में संसद और विधानसभा हेतु कराए जाने वाले चुनाव को हम आम चुनाव कहते हैं। प्रतिनिधि का चुनाव पूर्ण अवधि के लिए होता है। दोस्तों यहाँ पर आम चुनाव हम ऐसे चुनावों को कहते हैं जो प्रत्येक वर्ष के अंतराल में संसद और विधानसभा हेतु कराए जाते हैं और इनमें प्रतिनिधि का चुनाव पूर्ण अवधि के लिए होता है। अर्थात निर्धारित अवधि, यदि 5 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है तो उनका चुनाव 5 वर्ष की अवधि के लिए ही एक बार में करा लिया जाता है, बशर्ते किसी अन्य कारण से प्रतिनिधि को उसके पद से ना हटना पड़े। अब हम चर्चा करते हैं उपचुनाव की। दोस्तों सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या अयोग्यता घोषित होने पर खाली हुई सीट पर जो चुनाव संपन्न कराए जाते हैं उसे हम उपचुनाव कहते हैं। इसमें प्रतिनिधि का चुनाव शेष कार्यकाल के लिए होता है। दोस्तों उदाहरण स्वरूप आप समझिए कि कोई ए नाम का प्रतिनिधि है जिसका निर्वाचन आम चुनाव के माध्यम से 5 वर्ष के लिए हुआ था, लेकिन वह 3 वर्ष कार्य कर सका एवं उसके पश्चात उसको किसी भी कारणवश त्यागपत्र देना पड़ा। तो दोस्तों बचे हुए 2 साल के लिए उस पद को भरने के लिए उपचुनाव कराए जाते हैं। इसमें जो प्रतिनिधि निर्वाचित होता है उसको सिर्फ बचे हुए कार्यकाल तक उस पद पर बने रहने के लिए प्रावधान किया गया है। इसके बाद उसे फिर से निर्वाचित होने के लिए आम चुनाव में भाग लेना होगा। अब हम चर्चा करते हैं मध्यवर्ती चुनावों की। दोस्तों संसद या विधानसभा के सामान्य अवधि से पहले भंग हो जाने पर मध्यवर्ती चुनाव कराए जाते हैं। दोस्तों हमारे देश में संसद में लोकसभा एवं राज्यों में विधानसभा, इनके चुनाव 5 वर्ष के लिए होते हैं। यदि किसी भी कारणवश इनको भंग कर दिया जाता है तब फिर से जो निर्वाचन होंगे उन निर्वाचन के लिए हम मध्यवर्ती चुनाव कहते हैं। अब हम बात करते हैं स्थानीय निकाय चुनावों की। स्थानीय निकाय चुनावों के लिए प्रतिनिधियों को सीधे छोटे भौगोलिक क्षेत्र के लिए संबंधित लोगों द्वारा चुना जाता है। विभिन्न प्रकार के स्थानीय निकायों में निगम, नगरपालिका, पंचायत आदि शामिल होते हैं और इनके निर्वाचन के लिए जो चुनाव होते हैं उन्हें हम स्थानीय निकाय के चुनाव कहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं चाय पर चर्चा की। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या तुम्हें पता है पूर्व चुनाव आयुक्त
TN सेशन, जिन्होंने 1997 में राष्ट्रपति चुनाव भी लड़ा और KR नारायण से उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। दोस्तों इनकी पुस्तक है डीजेनरेशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि डीजेनरेशन ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, तब आपको आंसर करना होगा TN सेशन। अब हम चर्चा करते हैं आचार संहिता की। दोस्तों आचार संहिता चुनाव समिति द्वारा बनाया गया वो दिशा निर्देश होता है जिसे सभी राजनीतिक पार्टियों को मानना अनिवार्य है। आचार संहिता के द्वारा पार्टियों की कार्यप्रणाली पर नजर रखी जाती है। आचार संहिता से मतदान प्रभावित करने वाली सभी गतिविधियों पर पाबंदी होती है। दोस्तों आचार संहिता में ऐसी सभी गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी जाती है जिनसे चुनाव को या निर्वाचन को प्रभावित किया जा सकता है, ताकि निष्पक्ष निर्वाचन करवाना संभव हो सके। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं ऐसी कौन कौन सी गतिविधियों पर आचार संहिता में पाबंदी लगा दी जाती है। दोस्तों सार्वजनिक उद्घाटन और शिलान्यास पर बैन होता है। किसी भी नए काम या योजना स्वीकृति पर मनाही होती है। दोस्तों ऐसे सारे काम जिनसे चुनाव प्रभावित हो सकते हैं या वोटर्स प्रभावित हो सकते हैं या किसी एक पक्ष की ओर झुक सकते हैं, वो सारी गतिविधियां आचार संहिता में पाबंद होती हैं। सरकार अपनी उपलब्धियों की होर्डिंग्स नहीं लगा सकती। सरकारी वाहनों से निकाले दिए जाते हैं सायरन। सरकारी भवनों में PM, CM, मंत्री, राजनीतिक व्यक्तियों की तस्वीरों पर होती है मनाही। सरकार अपनी उपलब्धियों की विज्ञापन मीडिया में नहीं दे सकती। रिश्वत लेना या देना अपराध माना जाएगा। आचार संहिता के नियमों को ध्यान में रखते हुए ही सोशल मीडिया पर किसी के बारे में लिखें या पोस्ट करें। यह सारी बातें आचार संहिता में दी हुई होती हैं। चलिए हम बात करते हैं चुनावी बॉन्ड के बारे में। सरकार ने पॉलिटिकल पार्टियों को मिलने वाले चंदे को पारदर्शी बनाने के लिए चुनावी बॉन्ड की शुरुआत की। तो दोस्तों चुनावी बॉन्ड का संबंध है पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे से। चुनावी बॉन्ड की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2017-18 में की गई थी। इस बॉन्ड का प्रयोग किसी भी राजनीतिक पार्टी, संस्था या किसी व्यक्ति को पैसा दान करने के लिए किया जाता है। इस बॉन्ड की न्यूनतम कीमत 1000 तथा अधिकतम कीमत 1 करोड़ रुपए है। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे समाचार के पन्नों से। निर्वाचन आयोग ने चुनावों में प्रत्याशी के व्यय की सीमा में वृद्धि की है और यह खबर 6 जनवरी 2022 की है। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं विधानसभा एवं संसदीय क्षेत्र में पहले कितनी राशि का व्यय चुनावों में किया जा सकता था एवं वर्तमान समय में वह राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे विधानसभा क्षेत्र की। दोस्तों बड़े राज्यों में पहले 28 लाख रुपए की राशि व्यय की जा सकती थी एक विधानसभा क्षेत्र में, अब उसे बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया है। छोटे राज्यों में पहले 20 लाख रुपए तक की व्यय की छूट थी, अब उसको बढ़ाकर 28 लाख रुपए कर दिया गया है। इसी प्रकार हम देखते हैं संसदीय क्षेत्रों को। तो दोस्तों पहले बड़े राज्यों में 70 लाख रुपए तक का व्यय किया जा सकता था एक चुनाव में, अब बढ़ाकर उसको 95 लाख कर दिया गया है। छोटे राज्यों की यदि हम बात करें तो एक संसदीय क्षेत्र में पहले 54 लाख रुपए व्यय किया जा सकता था, अब उसे बढ़ाकर 75 लाख कर दिया गया है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की। यदि आपको हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस आपके एग्जाम की तैयारी में आपकी किसी भी प्रकार की सहायता करते हैं तो अधिक से अधिक संख्या में आप हमारे वीडियोस को लाइक करें,
ऐसे विद्यार्थियों तक एवं ग्रुप्स तक जरूर शेयर करें जिनको हमारी वीडियो से लाभ हो सकता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए जितने भी वीडियोस हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको प्रोवाइड की हुई है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके हमारी इस सुविधा का लाभ भी ले सकते हैं। हम अपने टेलीग्राम चैनल पर समय समय पर आपके लिए स्टडी मटेरियल, एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स, करंट अफेयर से संबंधित फैक्ट्स, अलग अलग आदि चीज़ें उपलब्ध करवाते हैं। तो आप हमारी इस सुविधा का लाभ भी ले सकते हैं। और कोई भी स्टूडेंट यदि इस पुस्तक को परचेज करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपके लिए उसकी लिंक भी प्रदान की हुई है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, तब तक मत रुकिए जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। जय हिंद।